oranges. Next is question number 2. जिन लोग कर लेंगे क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे. उसके 2 का आंसर है 1/7 करेक्ट है. सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट्स हैं. एक है जिसमें सम ऑड है, दूसरा है उसमें सम जो है वो इवन है, और तीसरा जो है उसमें सिलेक्टेड पेयर इज ट्विन प्राइम. देखो प्रोबेबिलिटी जो है उसमें क्वेश्चंस आपसे होने लगेंगे अगर आपको इसकी फीलिंग है. फीलिंग नहीं है, आप क्वेश्चंस करेंगे, आंसर्स तो आ जाएंगे लेकिन गलत आएंगे. तो उसके लिए एक रिदम बनाना जरूरी है. उस रिदम के लिए आप ये क्वेश्चंस करें, साथ से अटेम्प्ट करें. नहीं होगा कोई बात नहीं है, धीरे धीरे रिदम बन जाएगा तो सारे क्वेश्चन होने लगेंगे. और इसके साथ साथ डीपीपी मैं दूंगा आपको आज से होमवर्क में, उसको भी करें. तो कंबाइंड इफेक्ट आएगा, फिर आपको फीलिंग आ जाएगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सट्रीम फ्रूट जो 2 लगाने हैं हमें, एक्सट्रीम फ्रूट्स, ये दोनों के दोनों ऑरेंज होने चाहिए, है ना. और भी फ्रूट्स हैं बीच में. तो आपके पास ऑरेंज कितने हुए? 3 ऑरेंज हैं. 3 में से आप 2 ऑरेंज सेलेक्ट करेंगे एक्सट्रीम पे लगाने के लिए. और टोटल एक्सट्रीम के लिए जो चॉइसेस थे आपके पास कितने थे? 7. 3C2 अपॉन 7C2. यहाँ पे बेसिकली जो लॉजिक है जिससे आपको इजीली समझना है इस बात को, वो ये है कि गॉड मेड थिंग्स बाय डिफॉल्ट जो है डिफरेंट रहेंगी. रूट्स ऑफ द सेम स्पीसीज अलाइक है तो लिखा होगा. क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट. ओके, सो सेकेंड के एक आंसर 10/19 करेक्ट है. 10/19. बी पार्ट का आंसर 9/19, ये भी करेक्ट है. काफी सारे लोगों ने आंसर लिखा है. और सेलेक्टेड पेयर ट्विन प्राइम होगा, इसका आंसर है 2/95.
इसके लिए ये जरूरी है कि आपको ये याद हो ट्विन प्राइम किसे कहते हैं। जिन्होंने क्वेश्चन कर लिया और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड पेयर इज को-प्राइम। को-प्राइम याद है भाई आप लोगों को किसे कहते हैं? को-प्राइम और रिलेटिवली प्राइम, वो दो नंबर जिसका HCF क्या होता है भाई? को-प्राइम। HCF 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कह रहा है 2 नेचुरल नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं ऐसे फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर से, सम ऑड है। सम ऑड के लिए क्या रिक्वायर्ड है भाई? 1 ऑड 1 इवन, दैट मीन्स 10C1 into 10C1 upon 20C2। एक इवन एक ऑड, 10 इवन है 10 ऑड है। ओके, बी पार्ट पे आते हैं। सम इवन के लिए दोनों ऑड या फिर दोनों इवन, बोथ ऑड और बोथ इवन। इसमें क्या हो जाएगा भाई? 20 तो नहीं, सॉरी 10 ही है। 10 इवन 10 ऑड, 10 इवन 10 ऑड। तो क्या हम लिख जाए 10C2 प्लस 10C2 अपॉन 20C2। सही है भाई, दोनों इवन दोनों ऑड। सी पार्ट पे आते हैं। सिलेक्टेड पेयर ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम कौन से भाई? 1 3 है ट्विन प्राइम, 1 3 2 3 है ट्विन प्राइम। 1 3 ट्विन प्राइम नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 3 भी नहीं है। तो पहला ट्विन प्राइम का जो पेयर है वो कौन सा होगा? फर्स्ट 3 5, ओके 5 7, फिर 11 13 एंड 17 19, सिर्फ ये 4 आएंगे। तो 4 अपॉन 20C2। फोर अपॉन 20C2। क्वेश्चन नंबर 3 अगर किसी ने कर लिया हो तो फिर उनके लिए मैं नेक्स्ट लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। What is the chance that the fourth power of an integer chosen randomly ends in the digit 6? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आई होप सबने अटेम्प्ट कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 3, दो नंबर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर से। सेलेक्टेड पेयर जो है उसे को प्राइम होना है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं 1 को। 1 हर एक नंबर से को प्राइम है। सो 2 3 4 5 6 सबसे को प्राइम है। HCF 1 है। 2 की अगर बात करें, 2 किससे को प्राइम होगा भाई? 3 से और 5 से। कितने हो गए? 2। 3 किससे को प्राइम होगा? 4 से और 5 से। कितने हो गए? 2। 4 किससे को प्राइम होगा? 5 से 1। 5 किससे को प्राइम होगा? 6 से 1। कितने हो गए भाई? 11। 11 डिवाइड बाई 6C2। क्वेश्चन नंबर 4, फोर बाई 9 गलत आंसर है फोर्थ का। उसके तो ये आंसर गलत है। सेकंड टाइम कर रहे हो, मेरे पास तो गलत होने का स्कोप ही नहीं है। 2/5 करेक्ट आंसर है फोर्थ का। जिन्होंने फोर्थ कर लिया है
क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है ऑलरेडी, ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, नोट सामने रखने की गलती ना करें, ये यूजलेस होगा। उसकी बजाय बेटर है अब फ्रेश पेजेस लेके बैठें, दोबारा नोट्स बनाएं। बिलीव करिए ये बहुत ही फेवरेबल होगा आपके लिए। क्वेश्चंस तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश बनाएं, उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको। सो 4/10 करेक्ट आंसर भी क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। फोर्थ पावर ऑफ एन इंटीजर, तो लेट्स से हमने कोई एक इंटीजर चूज किया x, इसकी फोर्थ पावर का लास्ट डिजिट जो है वो डिपेंड करेगा कि इसका खुद का लास्ट डिजिट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर लास्ट डिजिट 0 है तो इसका लास्ट डिजिट 0 ही रहेगा फोर्थ पावर का। अगर 1 है तो फिर 1 ही रहेगा, लेकिन 2 अगर है तो 2 का हो जाएगा 4, 4 का हो जाएगा 8, 8 का हो जाएगा 6। फिर 3 की बात करेगा तो 3 से हो जाएगा 9, 9 से हो जाएगा 7, 7 से हो जाएगा 1। 4 की अगर बात करें तो 4 से हो जाएगा 6, 4 से हो जाएगा 6, 6 से होगा वापस 4, 4 से वापस हो जाएगा 6। क्लियर है भाई? 4 के केस में 6, फोर्थ पावर की बात हो रही है ना। ओके, 5 का तो 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 7 में 7 का होगा 9। देखो यहाँ से आपको एक और भी चीज समझ में आएगी साथ साथ कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनके जो इंटीग्रल पावर्स हैं उसमें एक पैटर्न है जो रिपीट करता है खुद को। जैसे 7 का देखो, 7 का हुआ 9, 9 का हुआ 3, 3 का हुआ वापस से 1, वापस से 1 क्यों बोला मैंने? क्योंकि 1 जब आ गया तो ये रीसेट हो गया। 1 में 7 मल्टीप्लाई करो 7 हो जाएगा। तो 4 के सेट के बाद रिपीट करेगा, है ना। ये आगे भी यूज आएगा आपको। अब आते हैं 8 पे। 8 का हो जाएगा 4, 4 का हो जाएगा फिर 4 इंटू 8 32। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 8 का 4 होने का मतलब 8 इंटू 8 हुआ 64, उसका लास्ट एट 4। फिर 4 का हुआ 2, 4 इंटू 8 32 से, और फिर 2 का हुआ वापस 6। ये हो गया 6। 9 की अगर बात करें तो 9 का होगा 1, है ना। 9 का होगा 1, 9 का हुआ 1, 1 का वापस से होगा 9, और 9 का पावर 4 कर रहे हैं ना। 9 से 1, 1 से 9, 9 से वापस 1। आप देख सकते हो कि कुछ ही पावर्स हैं जो आ रहे हैं। जैसे देखो 1, ये चीज समझना, ये आगे भी यूज होंगी। 1 देखो 4 टाइम्स आ गया, देख रहे हो। अभी हमसे पूछा 6 है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ओवरऑल जब तुम पावर वाले क्वेश्चंस कर रहे हो you will be able to see कि there are few numbers which are repeating, there are few numbers which are completely missing। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 में से 4 केस में आ रहा है 6।
क्वेश्चन नंबर 5 में काफी लोग का आंसर आ गया है, लेकिन 5 में एक रिलेटेड चीज है, मैं उसको बता दे रहा हूँ यहीं पे इस क्वेश्चन के थ्रू। ऑड्स इन फेवर एंड अगेंस्ट, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको इजिली समझ में आ जाएगा। देखो, किसी इवेंट के फेवर में अगर ऑड्स m/n है, अगर m/n है, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी सिंपली m/m+n हो जाएगी। क्यों? n केसेस में वो इवेंट होगा, n केसेस में वो नहीं होगा। m केसेस में वो इवेंट हो रहा है, n केसेस में वो नहीं हो रहा है। टोटल केसेस कितने हो गए भाई? m+n। समझ में आया कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? m/m+n। ये केसेस जो इस इवेंट के फेवर में, और ये नीचे क्या आ गए? टोटल केसेस। तो उसी चीज को अगर यहाँ यूज करें डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 में, तो कह रहे हैं 3 बॉल्स हम रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, सारे के सारे रेड होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, ऑल 3 रेड, 5c3/9c3। 5c3/9c3 सॉल्व करके क्या आ रहा है? 5/42 आ रहा है। तो इस 5/42 को हम ब्रेक करेंगे 5/5 + 37 में। चेक करो कैसे ऊपर किया है, m/m+n। तो अगर ऊपर में यहाँ 5 आ रहा है तो नीचे हमको 5 प्लस समथिंग लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि फेवर में कितने केसेस हुए? फेवर में हुए 5। अगेंस्ट में कितने केसेस हुए भाई? अगेंस्ट में हुए 37। तो अगर फेवर में पूछ रहा है ऑड्स, तो 5:37 हो जाएगा, और अगर अगेंस्ट में पूछ रहा है तो 37:5। तो आंसर विल बी 37:5। ये क्लियर हुआ कि नहीं? फेवर, इन फेवर एंड अगेंस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो? इधर यस नो का बटन है आपके पास, ग्रीन बटन दबाएंगे यस के लिए, नो के लिए रेड। और रेड को देख रहे हैं, मुझे कुछ दिनों से ऐसे ही प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर बता रहा है थोड़ा कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है मेरे को, तो रेड मुझे दिखता नहीं आजकल, थोड़ा कम दिखता है, तो मुझे ग्रीन दिख रहे हैं 30। इसका मतलब समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, ऑड्स इन फेवर एंड अगेंस्ट। तो कंटिन्यू करते हुए इसमें और भी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो इस चैप्टर में थ्योरी ना के बराबर है, बहुत कम है। मैक्सिमम जो है हमारे पास क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन से हमारा फ्लो बन जाएगा, रिदम बन जाएगा, और उसी पे फोकस करना है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे को प्रोबेबिलिटी पहली बार में समझ में नहीं आई थी। अच्छा, कुछ लोग लिख रहे हैं कि स्कॉलर्स का कलर भी रेड है, टी शर्ट। वो तो लॉकडाउन का असर हो रहा है ना यार, आंखों पे समझा करो यार। कॉलेज का फेवरेट कलर रेड है, सब जगह रेड ही रहता है, वो बात सही है। मेरा ही फेवरेट कलर रेड ही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी कुछ दिन से लॉकडाउन का असर हो रहा है ना, हर चीज पे असर हो रहा है, इंसान पे भी असर हो गया है। अच्छा देखो, मैं बता रहा था आपको कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था प्रोबेबिलिटी में, कि पहली बार मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चंस ही नहीं होते थे। तो मैंने क्या, बोर्ड की तैयारी के चक्कर में आर एस अग्रवाल लगाया था। और बहुत से लोग क्या है, आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा, ये जो स्कूल की किताबें होती हैं उसको लेके बहुत अजीब सा ओपिनियन रखते हैं ना। जैसे ब्रिटिशर्स जो है जब इंडिया में रूल करते थे, जैसे इंडियंस के लिए ओपिनियन रखते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ऐसे करके डेरोगेटरी टाइप से, है ना। ऐसा सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, प्रायोरिटी में अभी सफिशिएंट टाइम है, जेई मेन के लिए आपको काफी टाइम मिल गया है। तो जब बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस आप कर रहे हो, फील आ जाती है आपको उसका ना। अगर कभी भी फीलिंग आने में दिक्कत हो रही हो, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप साथ साथ आर एस अग्रवाल कर सकते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी है उसमें क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 6, देखो बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे आते रहते हैं, तो ESPN क्रिक इन्फो की तरह ही जो सिलेक्टेड कमेंट्स होंगे वही पब्लिश होंगे। इधर चैट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं,
कुछ लोग जो हैं उनका दिमाग पढ़ाई में कम लगा रहता है, पंच मारने में ज़्यादा रहता है, मुझे मालूम है। जे एडवांस की भी कल डेट आ गई है शाम में, 23 अगस्त को है। और मुझे फिर से मैं ये कहूँगा, देखो आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कोई शुभांगी सैनी पूछ रही हैं, आप कर सकते हैं, वो आईआईटी वाला नहीं, जो बोर्ड के लिए आता है वो वाला। 23 अगस्त की डेट आ गई है, और ये डेट्स बिल्कुल रियलिस्टिक हैं। तो आप इसको फाइनल मान के इसके हिसाब से तैयारी करने में लग जाइए। क्योंकि कुछ लोग बढ़ते हुए केसेस को देख के ये भी स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि शायद इस डेट को भी ना हो पाए। मुझे लगता है कि नंबर ऑफ केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब 3,000 3,500 डेट डेज जो हैं, फिर 3,000 3,500 केसेस हर डे आ रहे हैं। इस सिचुएशन में बहुत से लोगों को लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद अब पोस्टपोन नहीं होगा। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एग्जिट प्लान पे वर्क करेगी, क्योंकि लॉकडाउन को आगे एक्सटेंड करते रहना ये शायद किसी एक प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो ओरिजिनेट कर देगा। तो फाइनल ये डेट मान के इसके हिसाब से आप लोग अपना प्लान बना लीजिए। और आप सभी लोगों को मैं ये कहूँगा कि शायद आपके पूर्व जन्म के कोई जो है अच्छे कर्म रहे होंगे, कि आपको एक बहुत बड़ा ब्रदर मिला है। बहुत से लोग जो माइंड मेकअप कर चुके थे कि हम तो अगली बार करेंगे, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। अभी समय है, सफिशिएंट समय है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ लग जाइए, वरना ये बचा हुआ जो समय है 2 ढाई महीने का, या जे एडवांस के लिए ऑलमोस्ट अब 3 साढ़े 3 महीने का समय हो गया। है ना, वो भी ऐसे ही निकल जाएगा जैसे पास में निकला है। बेटर है एक प्लान में बनाइए, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। काफ़ी सारे लोग आंसर आ चुका है, 11/36, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दो मेथड से करिएगा। जो पीएनसी में बताया था कि इंक्लूजन प्रिंसिपल और एक एक्सक्लूजन, दोनों से ट्राई करके देखिएगा। वही क्वेश्चन नंबर 6, एटलीस्ट वन, ये क्लॉज जब सुनते हैं तो पहले भी पीएनसी मैंने आपसे कहा है कि आपके दिमाग में आना चाहिए उल्टा इसका। है ना, इसका उल्टा क्या हुआ? एटलीस्ट वन का उल्टा हुआ नन। किसी पे भी वन नहीं आया, टोटल में से उसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। किसी भी वन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स 5/6 इंटू 5/6, दैट विल गिव यू 11/36। मेथड 2 जो इंक्लूजन प्रिंसिपल से होगा, कि एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? याद करो, सेट थ्योरी में हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात करी है अभी। सेट थ्योरेटिकल नोटेशन और ये सब जो मैं करा रहा था,
तो एटलीस्ट वन इस रीजन को रिप्रेजेंट करता है, कल बताया था। ये जो बीच वाला रीजन है उसमें दोनों आ जाते हैं, और इधर वाला जो है उसमें सिर्फ एक आता है, तो एटलीस्ट वन का रीजन हो गया ए यूनियन बी का। सो अगर ए यूनियन बी के प्रिंसिपल से आए तो पी ए प्लस पी बी, मतलब पहले फेज पे वन आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, दूसरे पे वन आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, माइनस दोनों पे वन आ रहा है। तो क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि वो दोनों में रिपीट हो गया, तो पहले में भी आ गया दूसरे में भी आ गया, तो हमें उसे हटाना है। एक बार एक बार उसे हटाना है ना, क्योंकि वो दोनों में आ गया है। पहले फेज पे भी वन, पहले फेज पे वन, जब आप लिख रहे हो 1/6 की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें वो केस भी है जिसमें दूसरे फेज पे भी वन आया होगा। ये जो 1/6 लिख रहे हो इसमें वो केस भी है जिसमें दूसरे, उसमें पहले पे भी वन आया होगा, वो केस रिपीट हो जाता है। वो कौन सा केस है? वो केस ये रहा, ये जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, या फिर जस्ट आई एम यूजिंग दिस रेड, रेड से पोर्शन जो बीच में मैंने किया है, इस बारे में डिस्कस हुआ था। ये दो बार आया है तो इसे एक बार हटाना पड़ेगा। तो ये क्या है बताओ? ये 1/36 है नहीं, टोटल 36 में से एक ही केस तो दोनों फेस पे वन आया है। तो यहाँ से भी क्या आएगा देखो, 11/36। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो काफ़ी सारे लोग आंसर आ गया ऑलरेडी 7 में, तो उन लोगों को मैं आगे थोड़ा काम और पकड़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 लिख देता हूँ। A has 3 shares in a lottery in which there are 3 prizes and 6 blanks. B has 1 share in a lottery in which there is 1 prize and 2 blanks. So that A's chance of success is to B's chance of success is 16:7. Okay, coming to question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, लीप ईयर को सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली। अब कह रहा है कि 53 संडेज एंड मंडेज। तो इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अगर तो हम 7 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये 52 ये बता रहा है कि सारे दिन 52 टाइम्स आएंगे। 52 सेट्स बन गए। सेट्स बनने का मतलब ये है कि मंडे से लेकर संडे तक के सारे 7 दिन ये 52 टाइम्स तो आएंगे ही। क्लियर है? 52 आने का मतलब, और जो रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 दिन हैं जो एक्स्ट्रा आएंगे। क्लियर है? तो वो 2 दिन जो एक्स्ट्रा आएंगे वो संडे ट्यूसडे तो हो नहीं सकता है। जो 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है वो कंसेक्यूटिव ही तो आएगा, संडे मंडे होगा या मंडे ट्यूसडे होगा, तो ये तो होगा नहीं। तो जो सैंपल स्पेस है तुम्हारा, सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबिलिटीज है वो क्या है? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। इज इट क्लियर? सो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस? 7। उसमें से कौन सा है जो तुम्हारे ए वाले के फेवर में है? 53 संडेज एंड मंडे सिर्फ एक केस है। ए पार्ट में तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1/7। बी पार्ट पे आते हैं 53 संडेज के कौन से केसेस? 2/7। सी पार्ट में 53 संडेज और मंडेज के 3 केसेस हैं, 3/7। मैक्सिमम लोगों का ये आंसर आ रहा था 1/7, 2/7, 3/7। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
अच्छा, अंशुल पवार का कहना है कि इस क्वेश्चन का ए पार्ट इस बार 10th बोर्ड के एग्जाम में आया था, लीप ईयर वाले क्वेश्चन का। ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस का बहुत अच्छा कलेक्शन है, नो डाउट। और ये मैं चेक करता रहता हूँ कि एनएससी जीएस का पेपर वो जो है 9th-10th के लिए होता है, ओलंपियाड, इन्होंने बताया कि अंशुल ने देखा है कि पेपर में आया सीबीएसई बोर्ड में इस बार। तो यही वजह है कि मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हर साल मैं देखता हूँ क्लास नोट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं किसी ना किसी एग्जाम में आते ही आते हैं। दैट इज वाई मैं अभी भी रिकमेंड कर रहा था कि इनको अनसॉल्व मान के फिर से करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्हें ये आंसर्स तक याद होते हैं तो एग्जाम में वो टिक मार देते हैं। जैसे एक साल 2016 की शायद बात है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, यूपीटीयू के पेपर में 22 क्वेश्चंस क्लास नोट से एज इट इज आए थे, बिना डेटा चेंज के। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हें ये सोचना है कि जिस लॉटरी में 3 प्राइजेस हैं, उस लॉटरी में अगर वो एक प्राइज जीतेगा तब भी जीत जाएगा, 2 जीतेगा तब भी जीतेगा, और 3 जीतेगा तब भी जीतेगा, तीनों ही केसेस में वो जीतेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको 3 केसेस लेने के बजाय, देखो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है उसका क्रक्स क्या है, उसका क्रक्स ये है कि जब इंक्लूड करने वाले केसेस ज्यादा हो रहे हैं तो आप एक्सक्लूड करने वाला काम कर लो, उसमें केसेस कम है। सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं क्या करूंगा, ए की प्रोबेबिलिटी जब निकालनी होगी, मैं 1 में से वो केस माइनस कर दूंगा जब उसके पास एक भी प्राइज नहीं आ रहा है। समझने की कोशिश करें कि लॉटरी में होता क्या है। लॉटरी में होता यह है कि वो बहुत सारे टिकट्स प्रिंट कर देते हैं, उसमें कुछ में ही प्राइज होता है। तो अगर तुम्हारे हाथ वो वाला टिकट लग गया जिसमें प्राइज है छपा हुआ, है ना, तो तुम जीत गए। मेरे हाथ तो आज तक नहीं लगा है भाई, मैंने पहले भी कहा था, मेरा तो बैड लक इतना खराब है कि जितने भी स्क्रैच वाले कूपन होते हैं, कभी मैगी के पैकेट में, कभी पेप्सी में आता है रैपर निकालो, पीछे रैपर निकाल के उसमें स्क्रैच करो, मेरे को तो आज तक कभी कोई प्राइज नहीं आया है। ज्यादा से ज्यादा यही लिखा आता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मतलब किसी में पेटीएम का रिचार्ज होता है कि जीते इतना, वो भी नहीं आता है मेरे को। आप लोग कभी आया है, आप लोग कभी आया है भाई? तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, इस पूरे जो घटनाक्रम जो मैंने बताया, उस घटनाक्रम में फोकस इस बात पे था कि अगर सारे के सारे आपके ब्लैंक वाले आते हैं, उस केस में आप हार रहे हो। तो ये कोई बता रहा है हिमांशु की क्रैक्स में कभी आया था एक प्राइज, जिनको प्राइज आया हो अच्छी बात है, बट वो जो प्राइज आता है उसका फंडा समझो कि इतने सारे मैगी के पैकेट्स हैं लेट से, उसमें कुछ में ही प्राइज है ना, तो एक भी प्राइज तुम्हारे हाथ लग गया तो तुम जीत जाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस वो केस कर दे रहा हूँ जिसमें 3 टिकट थे उसके पास, 3 शेयर का मतलब 3 टिकट थे उसके पास, 6C3/9C3, उसके पास 3 के 3 ब्लैंक हो गए। और बी की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो बी के पास तो चूंकि एक ही शेयर है, तो इसमें जीतने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/3, है ना। इन दोनों का जो रेशियो आप चेक करिए क्या आ रहा है, 16:7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम आगे चलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टॉपिक को आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि पीएनसी के अंदर एक मिनट, आयुषी आप हैं कोऑर्डिनेटर, प्रेजेंट हैं क्लास में कोऑर्डिनेटर? हाँ सर, हाँ सर। कोऑर्डिनेटर साहब की आवाज नहीं आ रही। अच्छा मेरा हेलो वॉल्यूम, हेलो हाँ हाँ हाँ, मेरी तरफ से वॉल्यूम मिनिमाइज था। तो हेलो ये ना खुशी माहेश्वरी और ये जो बच्चे आ रहे हैं सर। इवन के हैं, डिस्कशन के लिए मैंने बुलाया था, ठीक जी है। सर। तो इनको जो है आप कल से बुलाइए, ठीक है। ठीक है सर। जो भी बच्चे आ रहे हैं टी1 न्यू के, मुझे लग रहा है आज शायद कंफ्यूजन में कुछ बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, तो ठीक है। तो इनको सबको आप जो वेटिंग रूम में आ रहे हैं इनको इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है।
आज प्रॉपरली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके T1 न्यू क्लास में अनाउंस भी करवा दीजिएगा कोऑर्डिनेटर से। जी जी सर। ऐसे वो लोग, क्योंकि आज के थोड़े क्लास के टाइमिंग में चेंज हुआ है, तो उस कंफ्यूजन में कुछ बच्चे रह जाएंगे, है ना। ठीक है। तो कल से ये लोग प्रॉपरली पीएनसी का डिस्कशन जो है पैकेज का वो ज्वाइन कर लेंगे। कल कितने बजे से सर डिस्कशन? 2:30 वाली क्लास में? डिस्कशन जैसे 9:30 से इनकी क्लास होती है, कितने बजे होती है तुम लोग की क्लास? 9:30 हाँ से। 9:30 से है ना सर इनकी क्लास। 9:30 से इनकी क्लास है, तो 10:30 में बोल दो आप इन्हें आ जाने के लिए। ठीक है सर। ठीक है, ये आ रहे हैं काफी सारे सेशन मिश्रा वगैरह, जी जी सर। किसी का मिस ना हो जाए, इसलिए आप सबको अनाउंस कर देना। T1 और T2 दोनों बैच में अनाउंस करवाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। हाँ, उर्वी गुप्ता और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप तो जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैं आपको बताने जा रहा था कि पीएनसी में काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस बात से हो जाते हैं कि आपको क्लियर होना चाहिए कि कब मल्टीप्लिकेशन करना है, कब एडिशन करना है। तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी जो दोनों है ना, वो फीलिंग वाली चीजें है ना, लंबे लंबे चौड़े क्वेश्चन होते हैं और फटाफट आप एक लाइन में आंसर लिख देते हैं, क्यों? आपको फीलिंग आ गई है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है समझने की कि मल्टीप्लिकेशन कब होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, उससे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुर्गी और अंडे वाला जो सवाल है, उसी से रिलेटेड सवाल ये भी है कि पहले प्रॉब्लम आई है, पहले फॉर्मूला। तो आपको पता ही है, पहले आई प्रॉब्लम, तो हम एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं और उससे हम फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट करेंगे। कंसिडर कंसिडर थ्रो ऑफ टू फेयर डाइस। कंसिडर थ्रो ऑफ टू फेयर डाइस। और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इफ इट इज 3 ऑन फर्स्ट डाइस, find the probability। ओके, एक मिनट, स्क्रीन में कुछ इशू है, मैं रीशेयर कर रहा हूँ। Find the probability that sum of the two faces is 8। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये क्लॉज लगा दिया गया है, देखो यही वो क्लॉज है जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करने में कि इसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगाना। आप इसको एक मिनट ट्राई करो जरा, मैं थोड़ा गर्मी दूर करने की व्यवस्था करता हूँ। इट्स फीलिंग वेरी हॉट हियर।
तो आंसर आया 1/6। चलिए चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये आपको बताया नहीं, बस इतना बताया है कि भाई एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इट इज 3 ऑन फर्स्ट डाइस। इस सिचुएशन में दोनों का जो सम है फेसेस का वो 8 होगा। तो अगर 3 है फर्स्ट डाइस पे, सो व्हाट इज माय सैंपल स्पेस? 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 and 3 6. So these are the 6 possibilities. अब इसमें से किस केस में सम जो है फेसेस का 8 है? सम ऑफ फेसेस 8 सिर्फ इस केस में है 3, 5. So can I write that the probability sum 8 given 3 on first face is equal to 1/6? यहां से हमें आइडेंटिफाई क्या करना है? ये 1 किस केस को परटेन कर रहा है और ये 6 किन केसेस को रेफर कर रहा है। तो आपको साफ साफ दिखेगा कि 6 उस केस को रेफर कर रहा है जिसमें फर्स्ट फेस पे 3 आया। आई एम राइटिंग n 3 ऑन फर्स्ट फेस। डिनोमिनेटर में जो 6 है उसको करस्पॉन्ड कर रहा है। और एक जो केस न्यूमरेटर में हमने लिखा है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? जिसमें सम 8 है एंड सम 8 एंड 3 ऑन फर्स्ट फेस। और n को जब हम ns से डिवाइड कर देते हैं ना, जब पेयर ऑफ डाइस आप थ्रो कर रहे हैं तो आपको पता है सैंपल में आउटकम्स कितने? 36। तो मैं 1/36 डिवाइड बाई 6/36 लिख दूंगा। तो उस केस में 1/36 और डिवाइड बाई 6/36 लिख दूंगा। तो ये जो n है वो क्या बन जाएगा? p, है ना। तो n को p बनाने के लिए हमको क्या करना है? ns से डिवाइड करना है। सो आई एम राइटिंग प्रोबेबिलिटी, और उसमें भी एक ऑप्शन है हमारे पास कि इस इवेंट को मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। मैं क्या लिख दूंगा? प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b, एंड का मतलब इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी b। तो यहाँ से हमें डेफिनेशन मिल गई है। अब तुम कहोगे मल्टीप्लिकेशन वाली बात कहाँ से आ गई? मल्टीप्लिकेशन वाली बात यहाँ से आ गई कि पी बी जो डिनोमिनेटर में है उसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? पी ए गिवन बी इंटू पी बी। और ये चीज अगर आपको फील हो गई तो आप देखिएगा आगे चैप्टर में काम बहुत आसान होने वाला है ना। देखिए कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं डाउट में, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को एंटरटेन कर रहा हूँ जो रेलिवेंट है। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इधर आ रहे हैं डिस्कशन के लिए, इसका मतलब ये लोग अलर्ट थे। ओके, तो डाउट्स जो रेलिवेंट आ रहे हैं मैं उसी को एंटरटेन कर रहा हूँ। बाकी सारे डाउट्स काफ़ी सारे ऐसे हैं। पीएमसी में कहाँ तक डिस्कशन हुआ था बच्चों? जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं बताओ। पीएमसी में एक्सरसाइज 1 में हम लोग का डिस्कशन कहाँ तक हो चुका था? 18 तक हुआ था, बस 20 तक हुआ है, शाहनवाज का कहना है। ओके, तो आयुषी ये बता देना, ये जो बच्चे हैं उर्वी वगैरह जो है, ये बाकी जो बच्चे आ रहे हैं उनको बता सर दीजिए। मैसेज करा दूं क्या सर अभी? एक्सरसाइज 1 अभी जैसे अनाउंस कर रहे हो आप अनाउंस कर दो। ये लोग मुझे ठीक है पढ़ाने नहीं दे रहे, बार बार चैट में लिख के पूछ रहे हैं, ये सब डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है सर। बता देना एक्सरसाइज 1 में 20 तक हुआ है, उसके आगे डिस्कशन होगा। चलो भाई, ये लोग फ्लो बार बार तोड़ दे रहे हैं, हम लोग इस पर वापस आते हैं। ये साफ साफ हमें दिख रहा है रीजन ऑफ मल्टीप्लीकेशन।
अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। उससे पहले एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, है ना, जैसे थोड़ी सी और बेटर फीलिंग आ जाए इसकी। ये तो अभी हमने एग्जांपल लिया था। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन अर्न, अर्न आप समझते हो जिसमें बॉल रखते हैं। देयर आर 8 रेड एंड 4 white balls. Two balls are drawn without replacement. If at each draw each ball is equally likely, what is the probability that both balls drawn are red? इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। आंसर आ रहा है। तो कैलकुलेशन किया आपने, प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में बताओ। 14/33। तो एक इंटरेस्टिंग आंसर आया भाई, मैं नाम नहीं लूंगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग आंसर मेरे पास आया है, 43/33। मैंने पहले भी कहा था प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ऐसे फनी आंसर्स काफी आते हैं। 43/33 भी एक आंसर आया है। मैं इसको अगर आप प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में बता रहे हो तो आपको बताना चाहिए ये 8/12 इंटू 7/11। फिर मैं आता हूँ कि मैं इसी चीज पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, मैं इसको प्रेफर क्यों कर रहा हूँ, वाई आई एम प्रेफरिंग दिस। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। If it decides on the flip of a fair coin,
ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस पर्पज से कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हम कंफर्टेबल फील करें। देखो इसमें क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि विदाउट रिप्लेसमेंट हम बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों जो बॉल्स हैं वो रेड होने चाहिए। पहली बार जब आप बॉल निकालने जा रहे हो तो टोटल बॉल्स आपके पास 12 हैं, उसमें से रेड कितने 8, तो 8/12 हम लिखेंगे। और जब सेकेंड टाइम आप बॉल निकालने जा रहे हो मैं आ रहा हूँ उस चीज पे भाई 8c2/12c2 पे रुक जाओ। तो जब सेकेंड टाइम आप बॉल निकालने जा रहे हो तो एक्चुअली जो हो रहा है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो रियल प्रोसेस हो रहा है जिसमें आपको फीलिंग आएगी। एक बॉल निकल चुका है क्योंकि आपने रिप्लेस नहीं किया, तो अब बॉल्स कितने रह गए हैं 11, उसमें से रेड कितने 7, है ना। ऑल्टरनेट तरीका ये भी सही है कि 8c2/12c2 करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि दो बॉल्स को एक साथ निकालना या फिर एक एक करके दो बॉल्स को निकालना विदाउट रिप्लेसमेंट, ये एग्जैक्टली सेम चीज है। आप इस बात को ऐसे विजुलाइज करो कि आपको एक बार में एक बॉल निकालना है, लेट से थोड़ा बड़ा सा बॉल है, फुटबॉल है, बैग में रखा हुआ है। आप एक बार में एक ही बॉल निकाल पाओगे, तो अगर आपको बैग में से एक बार में दो बॉल निकालना है तब भी आपको एक एक करके ही निकालना पड़ेगा, एक साथ दो बॉल्स निकालने का आपके पास स्कोप नहीं है। आई एम रिपीटिंग दिस कि हम एक एक करके दो बॉल्स निकालें विदाउट रिप्लेसमेंट या एक साथ दो बॉल्स निकालने, ये सेम चीजें। और आप इसको देखिएगा एग्जैक्टली ये सेम एक्सप्रेशन देगा, दोनों ही करेक्ट है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में 1/2 किस लिए, क्योंकि फ्लिप ऑफ अ फेयर कॉइन तो डिसाइड करेगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट लेगा, फ्रेंच या फिर केमिस्ट्री। तो 1/2 और केमिस्ट्री में ए तभी आएगा जब उसने केमिस्ट्री ऑप्ट किया है। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, ध्यान से देखना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यहाँ यूज क्या हुआ है ये पहले वाले में बताता हूँ। ये जो है ये है प्रोबेबिलिटी रेड ऑन फर्स्ट। ये क्या मल्टीप्लाई जो हुआ है वो प्रोबेबिलिटी रेड ऑन सेकेंड गिवन रेड ऑन फर्स्ट। तो ध्यान से देखो, तो इसमें वही मल्टीप्लिकेशन रूल जो भी हमने ऊपर पढ़ा है उसी का यूज है, क्योंकि जो हमने निकाला है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी रेड ऑन फर्स्ट इंटरसेक्शन रेड ऑन सेकेंड, ये निकाला है हमने। तो आपने ऊपर क्या पढ़ा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। सो क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी केमिस्ट्री इनटू, अगर उसने केमिस्ट्री लिया है तो केमिस्ट्री में ग्रेड ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3 इंटू 2/3। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ए गिवन केमिस्ट्री, दैट इज 1/3। क्लियर एवरीवन। इसके बाद हम डेफिनेटली इसके लिए मेंटली तैयार हैं कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन रूल को एक्सटेंड कर दें बहुत सारे इवेंट्स के लिए। अभी क्या किया हम लोगों ने, ए इंटरसेक्शन बी के लिए यूज किया दो क्वेश्चन में। मान लो ये बहुत सारे इवेंट्स हैं, E1 E2 E3 सो ऑन अप टू En। हालांकि नॉर्मली इतना आगे जाता नहीं मामला स्कॉलरशिप में, E1 E2 E3 E4 तक ही रुक जाता है, लेकिन क्या पता कभी फ्यूचर में ऐसे जा रहा हो बहुत आगे तक। इतने सारे इवेंट्स का जब प्रोडक्ट लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब का इंटरसेक्शन है। तो इसको मैं क्या लिखूं बताओ, कोई बता सकता है। प्रोबेबिलिटी E1 इंटू क्या लिखूं, प्रोबेबिलिटी E2 गिवन E1। समझने की कोशिश करना है क्या हो रहा है। इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से मिलेगा मुझे प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2।
और फिर जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा प्रोबेबिलिटी E3 गिवन E1 E2, तो अब इन तीनों के प्रोडक्ट से मुझे क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। और इसी चीज को अगर हम आगे तक ले जाएं तो लास्ट में टर्म क्या होगा? प्रोबेबिलिटी En गिवन E1 E2 सो ऑन अप टू En-1। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक, कोई ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है इससे। क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे फिर भी, क्योंकि मैं जो प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो थ्योरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ना। यही वजह है कि लास्ट तक पहुँचते पहुँचते जब आप बेस थ्योरम पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि बेस थ्योरम बिना पढ़े हुए ही आप बेस थ्योरम का क्वेश्चन पहले ही कर चुके हो और बेस थ्योरम पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जैसे मैं कह रहा हूँ आप कोशिश करो फ्लो में चलने का, ये फॉर्मूले वगैरह जो मैं लिख रहा हूँ इससे आप अफेक्ट मत हो। अब आते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर। इंडिपेंडेंट इवेंट जो टर्म है वो सुन के ही लग रहा है हमको कि वो इवेंट्स जो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं ना, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अगर लॉजिकली सोचें, हालांकि लॉजिकली सोचना थोड़ा डेंजरस है, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि लॉजिकली बहुत बार प्रोबेबिलिटी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लॉजिकली सोचने पे लगता है कि ये शायद इंडिपेंडेंट हैं पर होते नहीं, और वाइस वर्सा भी होता है। जिस चीज़ पे डिपेंड करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ, सिर्फ उसी पे आप ट्रस्ट करिएगा। तो गिव यू एन आइडिया कि इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है। जैसे आप इंडिया का मैच अगर चल रहा हो, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा हो, आपने कई बार देखा होगा कि घर में मैच चल रहा है, वो टेंस सिनेरियो है ना। इंडिया को जीतने के लिए काफी अच्छे खासे रन रेट की जरूरत है, और इस सिचुएशन में एक भी बैट्समैन अगर आउट हो गया तो ट्रेजिक हो जाएगी सिचुएशन। और कोई फैमिली मेंबर उठ के टॉयलेट चला गया, उसके टॉयलेट जाने की वजह से अगर विकेट गिर गया तो लोग उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। ठीक है कि ये मनहूस है, ये है, ये वो है। हालांकि ये दोनों इवेंट्स आपको पता है इंडिपेंडेंट है। इंडिया का विकेट गिरना गिवन कोई टॉयलेट में गया है या नहीं गया है सेम रहेगा। भाई इंडिया का मैच चल रहा है, आप उठ के जो मान लीजिए टॉयलेट चले गए, तो टॉयलेट जाने की सिचुएशन में और नहीं जाने की सिचुएशन, दोनों सिचुएशन में मान लो बैटिंग कर रहा है विराट कोहली, तो उसके आउट होने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी ना भाई। ये अलग बात है कि हम लोगों ने ऐसी चीजें बना ली हैं, दिमाग में बिठा ली हैं, नहीं। तो मैं बताना सिर्फ यही चाह रहा था कि ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक दूसरे के होने या ना होने की सूरत में, तो प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ, अगर प्रोबेबिलिटी ई के इक्वल है इसका मतलब क्या है? एफ का होना ना होना उसे अफेक्ट नहीं कर रहा है। और प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ है क्या? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी एफ। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, ये तो कम है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई धोनी रन आउट हो जाने पे ऐसा हो जाता है। हम लोग जब IIT में पढ़ते थे, एकदम टेंस सिनेरियो चल रहा है, बहुत ज़्यादा जब टेंस हो जाता है धड़कनें बढ़ने लगती है, पूरा एकदम कॉमन रूम में 150-200 बच्चे बैठे हुए हैं और इंडिया पाकिस्तान का मैच है, समझ लो उसकी बात अलग ही होती है फिर। तो टेंशन को भगाने के लिए अगर किसी ने उस बीच में जानबूझ के, कुछ ऐसे ही बदमाश होते थे शैतानी करने वाले, एकदम से नारा लगा दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, उसके बाद तो आप समझ लो उसकी जो कुटाई होती थी, है ना। तो वो एक तरीका है टेंशन डिफ्यूज करने का, है ना। जस्ट मुझे याद आ गया मैच की सिचुएशन पे, कुछ लोग लिख रहे थे यहाँ चैट बॉक्स में, उससे मुझे याद आया। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि उस सिचुएशन में भी, है ना, क्योंकि बहुत से लोग फिर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, भगवान करे इंडिया जीत जाए। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से भी वो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिया का जीतना ना जीतना उस पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो समझने की कोशिश करना कि एफ हुआ है उस सूरत में भी प्रोबेबिलिटी ई वही है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ। अब मैं इसको बॉक्स में डाल रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ को आप अपने दिमाग के बॉक्स में फिट कर लीजिए।
इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए सिर्फ इसी चीज पे रिलाई करेंगे, अदरवाइज किसी भी चीज पे नहीं। और कोई चीज धोखा दे सकती है। सिर्फ इसी कंडीशन से आपको चेक करना है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। दो एग्जांपल्स में कराने जा रहा हूँ, इसमें बिल्कुल भी लॉजिकली डिड्यूस करने की कोशिश मत करिएगा कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। जस्ट यूज दिस कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 1, फिर मैं आप लोग को आज के लिए एक डीपीपी दूंगा और कल से ये पूरा सेशन जो है फुल फ्लो में रिज्यूम होगा। आज क्या है, ऑनलाइन कोई डॉक्टर को कंसल्टेशन करना था, उसकी वजह से आप लोग का रेगुलर जो टाइमिंग है थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। वैसे ये जो लॉकडाउन वगैरह है उससे काफ़ी अच्छे इनोवेशंस भी आ रहे हैं। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स ने ई क्लिनिक शुरू कर दिए हैं, तो हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड भी होता है। मुझे भी लगा है कि बहुत अच्छा इनोवेशन रहेगा ये फ्यूचर में। कई बार हम लोग को दिल्ली जाना पड़ता था दिखाने के लिए, यहाँ से रिपोर्ट्स यहीं से अपलोड कर दिया। और ई क्लिनिक पे ऐसी काफ़ी सारी इनोवेटिव चीज़ें हैं। जैसे कल ही अपना एक पुराना एलुमनाई है, अमन मंडूला, वो काफ़ी टाइम से मुझे अपने स्टार्टअप का आइडिया शेयर कर रहा था। IIT रुड़की में पढ़ रहा है और उन लोग को 1-1.5 करोड़ की फंडिंग भी मिल गई है इस बीच में। उन्होंने नहीं, ऑपरेशन तो नहीं हो पाएगा ऑनलाइन, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं ऑनलाइन। तो उन्होंने इसी चीज़ पे एक पूरा बनाया है प्लेटफॉर्म, जिसमें सारे पेशेंट्स और डॉक्टर्स जो हैं, हेल्थ पेशेंट्स मतलब सारे अपने हेल्थ रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी पास्ट के टेस्ट रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ उसको ऑनलाइन किसी जगह पे स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत इनोवेटिव आइडिया है, ताकि उसको एक फिक्स फीस देके कोई भी डॉक्टर जो है जो उसको कंसल्टेशन दे रहा है उसे एक्सेस कर ले, ताकि उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री आ जाए, है ना। तो ये एक रिसेंटली आइडिया आया। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब आगे बढ़ेंगी तेज़ी से। ये एक पॉजिटिव साइड है इसका। क्वेश्चन नंबर 1, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कोशिश करिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखिए, मैं की पॉइंट्स लिख रहा हूँ। अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ, ये टर्म यूज करते हैं भाई कार्ड्स के लिए, डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। If E is the event that the selected card is an ace, and F is the event that it is a spade, then E and F are independent. ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है। ट्रू फॉल्स। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, फर्स्ट का आंसर ट्रू है। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी भी आ रहा है, वो सेकंड में मूव करेंगे।
Coming to first question, probability E. एस कितने में? 4, 52 कार्ड्स में। एफ स्पेड कितने हैं भाई? 4 सूट्स हैं, उसमें से एक स्पेड है 13/52। अब सी पी इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हुआ? पी इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ कि स्पेड का एस होगा। कितने कार्ड से भाई? एक ही कार्ड है, 1/52। क्या ये पीई इंटू पी एफ के इक्वल है? डेफिनेटली इक्वल है। ये पी इंटू पी एफ के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट होगा। सेकंड का क्या आ रहा है? ट्रू फॉल्स। सेकंड का भी ट्रू आ रहा है। सेकंड का भी आंसर ट्रू करेक्ट है। 2 कॉइन्स फ्लिप कर रहे हैं, 4 आउटकम्स हैं, टी है ना, HH, TH, HT। Now is the event first coin lands heads. So probability is how much? 1/2. इसमें समझिएगा कि फेयर कॉइन है नहीं दिया है, लेकिन जो लैंग्वेज लिखा है उससे हम डिड्यूस कर सकते हैं कि कॉइन फेयर है। सो PF सेकेंड लैंड सेल्स, ये भी 1/2। पी इंटरसेक्शन एफ की बात करेंगे तो पहले पे क्या होगा? हेड आएगा, दूसरे पे टेल आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/4 है ना। For more clarity, I am just writing this probability HT, that is 1/4, and that is equal to 1/2 into 1/2 P intersection PF. तो ये ट्रू है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको DPP1। कल से हम नॉर्मल टाइम में रिज्यूम करेंगे। जिन लोगों के पास DPP नहीं है वो मंगा लीजिए या दोस्तों से अरेंज कर लीजिए व्हाट्सएप पे। ये हम डिस्कस करेंगे कल, प्लस एक्सरसाइज 1 PNC क्वेश्चन नंबर 21 to 50। Okay, thank you everyone. See you tomorrow 9:30.